ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका MCQ का सीरीज चल रहा है, जिसका यह आज का 9वां क्लास है। इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए या तो इसके पहले के क्लासेस देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल चल रहा है तो पूरे मॉड्यूल के अगर MCQ की PDF डाउनलोड करना है, जो कि एक सेट है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसे भी डाउनलोड करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में देके वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले जो ये छठा चैप्टर है, चैप्टर मतलब OC मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके 20 क्वेश्चन हो चुके थे इसके पहले। तो ये 20 के बाद अभी 21वां क्वेश्चन है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके ऑलरेडी कंप्लीट होके, उसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये छठा चैप्टर है। अभी इस वाले क्लास में 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते। ठीक है, तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे। क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 लैंग्वेज में होते, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते और हिंदी में आपको समझाते। और दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको क्या करना है, हर चैप्टर के ऊपर हमने टेस्ट बनाई है, तो आपको टेस्ट देते जाना है। तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए जो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। अभी याद कीजिए कि पिछले वाले क्लास में क्या हुआ था, क्या क्या पढ़े थे कि खतरे क्या होते हैं, एनवायरमेंट क्या है, मतलब एनवायरमेंट के बारे में अभी आगे में क्वेश्चन है, बट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होती है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस किया अभी तक के क्वेश्चन। ठीक है, एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन आगे में। ठीक है, उसके बाद अभी अपना पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, केमिकल हजार्ड्स कैन बी कॉज बाय। अभी जो केमिकल हजार्ड होते हैं, ठीक है ना, केमिकल बताया हमने, फिजिकल बताया, पूरे हजार्ड बताया, 5 हजार्ड बताए थे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जो केमिकल हजार्ड होता है, कॉज मतलब कारण क्या है, किसके कारण होता है। कॉज मतलब क्या होता है, कारण। ये केमिकल हजार्ड किसके कारण होता है ये पूछा था। एक्चुअली ये इतने सारे यहाँ पे जितने भी लगा के है ना, ये पूरे मतलब एक्सप्लोजिव, फ्लेमेबल गैस, ये पूरे रीजन है, मतलब इतने सारे। अभी इतना नहीं पढ़ेंगे, पर ऑप्शन में भी इतना नहीं दे सकते हो, तो उन्होंने 3 ही दिया है। क्या दिया है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इससे भी क्या होता है, केमिकल हजार्ड होता है, खतरा होता है। कोरोजिव सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, तो ये सबसे क्या होता है, आपको केमिकल खतरा होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। देखो, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं, ये इतना पढ़ेंगे तो ये आप भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, जितनी भी इमेज है आप पढ़ लो, मतलब रेडिएशन है, इन्फ्लेशन है, बहुत सारे अभी मतलब लगभग कितने 5-15 है, ये 15 से भी ज्यादा है, बट जो बेसिक है वो बेसिक दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरियल, वायरस, फंगी, इंसेक्ट एंड एनिमल बिट। एनिमल बिट मतलब जैसे सांप काटता है आपको, तो कुत्ता काटता है, उसको क्या कहते हैं, एनिमल बिट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइजनस प्लांट मतलब क्या जहरीले पौधे होते हैं कुछ। उसके बाद एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट। तो उसके कारण ये मतलब ये कॉज पूछा है, क्या पूछा है, कॉज पूछा है, तो इसको क्या कहते हैं, देखो बैक्टीरियल ये पढ़ लेना है। उसके बाद का कारण क्या है, मतलब कारण बन सकता है इस टाइप का, जो मतलब ये जो भी एग्जाम्पल दिए ना, पूरे एग्जाम्पल शुरुआत में अगर आपको याद आ रहा होगा पिछले वाले क्लास में, इसके पहले वाले क्लास में, तो हमने आपको स्क्रीनशॉट लगाने को कहा था, तो उसमें आपको पढ़ लेना है, उसमें दिखेंगे आप तो ये बैक्टीरियल, वायरल वगैरह पूरा। तो ये काय में आता है, ये पूछा, ये काय में आता है, बायोलॉजिकल हजार्ड में आता है। इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया था, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो यहाँ पे कहा था कि अभी कुत्ते को आप काटो है तो आप कुत्ते को काटो, तो ये दोनों भी बायोलॉजिकल हजार्ड नहीं है। अगर कुत्ता आपको काटता है तो वो क्या है, आपका बायोलॉजिकल हजार्ड है। तो वही एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, कोई कुत्ता काटना है, सांप काटना है, ये क्या हमारा बायोलॉजिकल हजार्ड है। तो इसको मतलब पहले एक्सप्लेन किया, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद। बायोलॉजिकल हजार्ड कैन अराइज ड्यू टू ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, देखो अभी यहाँ पे ना ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, तो ये सही है कि गलत है हमें ये बताने। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो बायोलॉजिकल हजार्ड है वो अराइज मतलब किससे होता है, ड्यू टू किसके कारण होता है, कि ऑर्गेनिज्म और सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी सजीव है, उसके कारण अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है या तो हमें कोई दिक्कत आती है, हमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। सभी को पता है, तो क्वेश्चन में वही बोला है कि उसका मतलब ये बायोलॉजिकल हजार्ड है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, बिल्कुल ट्रू। ये क्या है, सत्य है, बिल्कुल। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस। अभी देखिए एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट एट वर्क प्लेस, हरासमेंट कैन कॉज। अभी देखो और से पूछा है कॉज, तो अभी एक्सट्रीम प्रेशर मतलब आपके दिमाग पे प्रेशर आता है, ठीक है, आपके साथ हरासमेंट होती है, ठीक है, वर्क प्लेस पे प्रेशर आता है आपके दिमाग पे। हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको पिछले क्लास में कि जैसे आपका मास्टर आपको मतलब धमकी देता है, प्रेशर देता है कि ये लिख के ला, ये करके ला, यो करके ला, ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल दिया था अगर आपको याद है। तो उस टाइप का जो प्रेशर होता है या तो उस टाइप का जो हजार्ड होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइकोलॉजी मतलब मनोवैज्ञानिक खतरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक खतरा। तो मानसिक मतलब दिमाग पे क्या होता है, प्रेशर आता है, तब उसको साइकोलॉजिकल कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग बराबर ध्यान में रखना, पी क्या होता है उसका साइलेंट होता है, ठीक है। जब इंग्लिश का मॉडल पढ़ेंगे ना तब ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये पी साइलेंट होता है, तो इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है, साइकोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजुरी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अभी रिड्यूस रिस्क, अभी देखो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक क्या करना है हमें, परफेक्ट करना है कि कौन सा रिस्क हम रिड्यूस करके हमारा इंप्रूवमेंट बढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो प्रोडक्टिविटी, ये पूछा है। तो क्या करने से हो सकता है, देखो रिड्यूस रिस्क मतलब जो रिस्क को हम रिड्यूस करते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, एर्गोनॉमिक कहते हैं। आपको इसके पहले हमने बताया था, क्या बताया था, एर्गोनॉमिक्स। क्या कहता है, एर्गोनॉमिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, हमने बताया कि ये जो हजार्ड होता है इससे जब बचते हैं ना उसके कारण क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है, मतलब बढ़ती है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि क्या रिड्यूस रिस्क करने से, तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या बैठता है, तो ब्लैंक में क्या बैठता है, एर्गोनॉमिक बैठता है। क्या बैठता है, एर्गोनॉमिक। तो इसका ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल एनवायरमेंट। अभी देखो वही वर्क प्लेस पे अगर आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, जैसे अभी एर्गोनॉमिक है ना, ये जो एर्गोनॉमिक वर्ड है, तो इसका मतलब ही और क्या होता है कि जहां पे आप काम करते हो बराबर, अगर कंप्यूटर पे बैठे हो बिल्कुल सीधे बैठना, ड्राइविंग कर रहे हो बिल्कुल सीधे बैठना, या तो जहां पे काम कर रहे हो बिल्कुल कंफर्टेबल अगर है तो उसी को क्या कहते हैं, एर्गोनॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एर्गोनॉमिक। तो अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो देखो, मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल एनवायरमेंट, कंफर्टेबल एनवायरमेंट होना, गुड लाइट होना, अच्छा टेम्परेचर होना, लेस नॉइस होना, लेस वाइब्रेशन होना, ये काय का एग्जांपल है, ये काय का एग्जांपल है, एर्गोनॉमिक का एग्जांपल है। काय का है, एर्गोनॉमिक। तो ये सी ऑप्शन का बिल्कुल सही। ये जो मतलब ये जो परिस्थिति है ना, ये जो परिस्थिति है उसको क्या कहेंगे अभी हिंदी में, ये उसी का उदाहरण है, किसका, एर्गोनॉमिक का उदाहरण है। तो इसका सी ऑप्शन का बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, एर्गोनॉमिक वर्क एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय। एर्गोनॉमिक वर्क का जो एनवायरनमेंट है वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ये अभी पूछा है इसमें। तो देखो, कीप फ्रीक्वेंटली यूज ऑब्जेक्ट विद इन द इजी रीच, मतलब जहाँ पे आप पहुंच सकते हो, जो बार बार चीजें लगती है, जो बार बार टूल लगते हैं वो बिल्कुल पास में रखे, मतलब एकदम कोने में जाके मत रख देने, तो बार बार आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये भी, इससे भी होता है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो सकता है एर्गोनिक के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद मेंटेनिंग इरेक्ट पोजीशन ऑफ बैक एंड नेक विद शोल्डर रिलैक्स, मतलब आपके शोल्डर क्या होना, रिलैक्स होना और बिल्कुल आप ऐसे इरेक्ट खड़े रहना, मतलब बिल्कुल टाइट खड़े रहना या तो टाइट बैठना है आपको। इससे भी आपको क्या होता है, एर्गोनॉमिक एनवायरनमेंट तैयार होता है। उसके बाद प्रोवाइड मोबाइलिटी एंड चेंज द पोस्चर। आपको पोस्चर मतलब ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन लगभग सही है, अब सही मतलब सेम टू सेम है। तो ये पूरे डी क्या है, मतलब डी क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। तो ये डी क्या है, इसका फाइनल आंसर है डी, क्या है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, रेफर टू एनी क्रोमिक, क्या है, क्रोनिक है, क्रोनिक अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट दैट हैपन एट रिजल्ट वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी। अभी मतलब क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसी पुरानी बीमारी नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, पुरानी बीमारी भी हिंदी में ट्रांसलेट वैसे हो गए कि कुछ कारणवश आपके आप जहाँ पे काम करते हो, आप रेगुलर काम करते हो, आपको खतरा दिखता नहीं है। जैसे अभी केमिकल प्लांट में हो तो रोज आप सांस लेके आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर डस्ट है तो आपके लंग्स में फेफड़े खराब हो सकते हैं, सही है। अगर एकदम वेल्डिंग वाला काम कर रहे हैं आपकी आंखें खराब हो सकती है, एकदम मशीन का आवाज है आपके कान खराब हो सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं होते, ये धीरे धीरे होते, क्या होते हैं, धीरे धीरे। तो यहाँ पे वही पूछा है कि ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी में कौन सी बीमारी इसको कंसीडर किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, तो उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज कहेंगे। मतलब ये जो रोग होता है ना, जैसे कान खराब हो जाना, आंखें खराब हो जाना, ठीक है, ये जो रोग है अभी एक बार हो गया तो हो गया, फिर इसको मतलब अभी कुछ रोग होते हैं जिसको रिपेयर कर सकते हैं, बट कुछ होते हैं उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ये
वर्क प्लेस पे जो खतरा होता है, मतलब खतरे से जो होता है उसको क्या कहते हैं, व्यावसायिक रोग कहते हैं, यानी कि ऑक्यूपेशनल डिसीज कहते हैं। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही। यानी कि ये जो व्यावसायिक रोग है वो क्या होता है, बहुत दिन तक रहने वाला है, पुरानी मतलब बहुत दिन तक बीमारी रहने वाली है। वो कहाँ पे होती है, जो व्यावसायिक गतिविधि मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे जो होता है ना, उसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिसीज। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ओवर एक्सपोजर टू पोल्यूशन केमिकल स्मोक कैन कॉज। अभी देखो यहाँ पे और से पूछा है कि भाई प्रदूषण, रसायन है, धूल है, उसके संपर्क में आने से क्या हो सकता है। अभी क्या आंखें खराब होगी क्या उससे, कान खराब होगी क्या, नहीं। क्यों, तो ये आपका पोल्यूशन है या तो केमिकल है, कहाँ जा रहा है, आपके नाक से अंदर जा रहे। तो नाक से हवा अंदर जा रही तो कहाँ पे जाती हो, आपके फेफड़ों में, लंग्स में जाती है, बराबर है। तो इसलिए इससे क्या हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। तो इसका ए आंसर क्या है, सो ये भी बहरे नहीं हो सकते ना, नाक में हवा जाने से बहरे नहीं होते, ठीक है। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, अभी देखो लाउड नॉइज मतलब बहुत जोर से आवाज आ रहा, बहुत जोर से आवाज आ रहा, तो उसके कारण एटमॉस्फेयर कैन कॉज। तो अभी वही क्वेश्चन है कि काम के माहौल पे अगर तेजी से आवाज आ रहा, उसका कारण बन सकता है, क्या कारण बन सकता है। अगर बहुत आवाज आता है रोज, तो एक दिन में नहीं होने वाला, वो धीरे धीरे होता है, आपके कान खराब होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लंग्स कैंसर होता है क्या, नहीं, इसके पहले लंग्स कैंसर हुआ था। ये जॉइंटिस भी नहीं हो सकता है, नन ऑफ द अबव भी नहीं। क्या हो सकता है, हेयरिंग लॉस, मतलब आप बहरे हो सकते हो, आपको सुनाई नहीं दे सकता। अगर आप रोज बहुत बड़ा वाला आवाज सुनते रहेंगे तो आपके एक दिन कान खराब हो जाएंगे, ये आपके काम पे होता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। तो अगर काम पे अगर आपको डिसीज होता है, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वर्क प्लेस पे, तो उसको ऑक्यूपेशनल डिसीज कहते हैं, जो इसके पहले देखिए हमने, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, आर यूज टू प्रोटेक्ट द बोथ यूजर एंड द मशीन, ठीक है। अब यूजर और मशीन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए पता है ना आपको, मशीन गार्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मशीन गार्ड। अभी यहाँ पे अभी ये कपलिंग करते हैं तो ये टूट ना जाए, उड़ ना जाए करके अभी गार्ड लगा, ऐसे बहुत सारे टाइप है, हमने सिर्फ एग्जाम्पल बताया आपको। तो गार्ड लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, मशीन गार्ड। जो क्या करते हैं, मशीन को भी प्रोटेक्ट करता है कि जैसे कैसे कि धूल ना जाए अंदर, मतलब मॉइस्चर है तो मॉइस्चर ना जाए अंदर, उसके कारण क्या होता है, उसको पैक करके रखते हैं ना। तो उससे दोनों, एक तो अच्छा भी दिखता है, वो मशीन भी प्रोटेक्ट होती है, अच्छे से काम करती है, और उसका कुछ खराब हो जाए, स्पार्किंग हो जाए, कोई टूट जाए तो हमारे ऊपर भी नहीं आता। तो ये दोनों के लिए फायदा है। तो वहां पे पूछा है कि ब्लैंक है, यूज टू प्रोटेक्ट द बोथ यूजर मतलब उस मशीन पे जो काम कर रहा है उसे भी प्रोटेक्ट करता है, और मशीन का भी प्रोटेक्शन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मशीन गार्ड कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, मशीन गार्ड हेल्प इन, मशीन गार्ड काय में हेल्प करता है, ये पूछा है। तो अभी मशीन गार्ड क्या काय में हेल्प करता है, देखिए, प्रोटेक्ट द मशीन एंड ऑपरेटर, मतलब उस पर काम करने वाला और मशीन को, दोनों को प्रोटेक्ट करता है मशीन गार्ड, बिल्कुल सही बात है। अलाउ स्मूथ फंक्शनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, मतलब क्या, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जैसे बोला ना अभी, जैसे डस्ट है या तो बारिश का मौसम है या तो मॉइस्चर है, वो अंदर ना चला जाए तो मशीन खराब हो सकती है ना, तो उसे भी क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल ये भी सही है। प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट से भी क्या करती है, बचाव करती है। तो ये पूरे ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इन ऑर्डर टू कट पावर ऑफ ऑटोमेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड इज यूज। अभी है ना, नंबर ऑफ गार्ड है अपने पास, नंबर ऑफ गार्ड है, अभी इसको थोड़ा सा क्लियरिटी 360 पे कीजिए लगभग, ताकि आप ये पढ़ पाए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ठीक है। मतलब जिनको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो आंसर याद कर लेंगे, और हम बोलते हैं तो याद हो भी जाता है, ठीक है। देखो, एक है गार्ड का टाइप, एक फिक्स होता है, ठीक है, इंटरलॉक होता है, ऑटोमेटिक होता है, ट्रिप होता है, और फेंसिंग होता है। फेंसिंग मतलब जो वॉल कंपाउंड जैसे वो तारों का करते हैं उसको फेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या पूछा है कि ऑटोमेटिक पावर ऑफ होने को ना, क्या होना, ऑटोमेटिक पावर ऑफ होने को ना। तो देखो, टू कट द पावर ऑफ ऑटोमेटिकली, कौन से गार्ड से कर सकते हैं, इंटरलॉक से कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें से। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इंटर गार्ड होगा। तो ये आपको पूरा टेबल क्या कर लेना, अभी यहाँ पे एक एक पढ़ते बैठेंगे तो पूरा मतलब लंबा हो जाएगा अपना क्लास, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इंटर गार्ड। मतलब कुछ मतलब कोई डिफिकल्ट वाला काम नहीं है, बिल्कुल आसान सा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कौन सा गार्ड किस काम में आता है, कौन सा गार्ड किस काम में आता है, फिक्स है तो कहाँ पे आता है, ऑटोमेटिक है तो कहाँ पे आता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। ये इंटरलॉक गार्ड क्या करता है, आपको पावर को ऑटोमेटिक कट करता है, ठीक है। तो इसका बी सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एनवायरमेंट बेनिफिट्स। अभी देखो,
रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी से, मतलब जैसे पेड़ कम काटना, ज़्यादा पेड़ लगाना, ठीक है, मतलब सॉइल पोल्यूशन नहीं करना, कौन सा भी पोल्यूशन नहीं करना, जो हमारे एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना। सीधी मतलब सिंपल लैंग्वेज में, आपको एनवायरनमेंट को ख़राब ना करे तो उसका बेनिफिट किसे मिलता है, उसका फ़ायदा किसे होता है? क्या आपको अकेले को होता है, क्या सिर्फ आपको होता है, आपके ये आने वाली फ्यूचर को होता है? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सीधी सी बात है, अगर आपका एनवायरनमेंट जब जितना ज़्यादा अच्छा रखेंगे वो आज भी आपके लिए अच्छा है और भविष्य में आपके बाद जो भी रहेंगे उनके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में वही पूछा था कि रिस्पॉन्सिबल यूजेस मतलब अच्छे से रहना है हमारे इन्वायरमेंट में, या तो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें अच्छे से यूज करना है प्रॉपर तरीके से। तो उसका बेनिफिट किसे मिल सकता है, किसे मिल सकता है? ओनली प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब जो अभी जनसंख्या है उनको मिल सकता है, बिल्कुल उनको भी मिल सकता है। फ्यूचर जनरेशन मतलब जो भविष्य में पीढ़ी आने वाली उनको भी मिल सकता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, मतलब वर्तमान और भविष्य में जो भी पीढ़ी है वो दोनों को भी क्या होने वाला है, इसका फायदा होने वाला है। तो इसका सी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद अभी ये एनवायरमेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जो तीसरा पार्ट था ना हमारे चैप्टर का, उसके ऊपर, ठीक है। अभी ओजोन डिप्लेशन इज डिस्टर्ब कॉज इन द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी देखो ओजोन के बारे में ना, थोड़ा सा ओजोन सभी को पता है और बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। वो क्या ग्लोबल वार्मिंग ये सब वर्ड आप पहले से पढ़ते, बट हमारा काम है कि क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बता देना। क्या होता है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक ट्रोपोस्फियर यानी कि एटमॉस्फियर है हमारा, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। क्या होती है? एक ओजोन लेयर होती है, देखो यहाँ पे निकाल के, ठीक है, सबको पता है। ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, उसको क्या करती है, ये जो लेयर है बाहर की, ये हमारा शील्ड है। ये क्या हमारा शील्ड है, मतलब वो प्रोटेक्ट करती, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को है ना एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और मतलब आने नहीं देती है हमारे पास। इनकेस अगर ये खराब हो गई या तो पूरी मतलब ब्रेक हो गई, ठीक है, ये अगर रिड्यूस हो गई, टूट गई, तो क्या होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे हमारे अर्थ पे आएगी और उसका नुकसान हमें स्किन डिसीज, स्किन कैंसर, इस तरह का प्रॉब्लम होगा अगर अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पे आती है तब, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डिस्टर्बेंस कॉज इन द कौन सी लेयर हो, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, कि कहाँ पे होती है? तो हमने बताया कि अर्थ के अंदर होती है क्या? नहीं, वो कहाँ पे होती है? ये आउटर में होती है। क्या पे होती है? आउटर। आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो ये देखो ये बाहर में, अर्थ के क्या है, अर्थ के बाहर में होती है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अवर एनवायरमेंट को अभी प्रिवेंट नहीं है, प्रिजर्व है। प्रिजर्व क्या है? प्रिजर्व मतलब संरक्षित करना है, ठीक है। वी नीड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ। आपको पता है कि अभी हम महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन है। प्लास्टिक क्या है? बैन है। प्लास्टिक यूज करना मतलब अलाउ नहीं है। तभी भी अभी कोई बेशरम लोग है वो करते ही है, फेंकते ही है जो करते हैं। अभी क्यों तो दूर का नहीं सोच पाते ना, तो इसलिए करते हैं। अभी हर कोई बोलता है उसने फेंका ना तो हम भी क्यों नहीं फेंके। अरे भाई सब जन अगर ऐसी करते रहेंगे तो रुकेगा कब? ये रुकेगा कब? किसी ना किसी को तो शुरुआत करना, या तो बाकी का कोई करे, अपने को क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि चॉकलेट भी खाते हो ना तो डस्टबिन में डाला करो ना, कुछ भी खाते हो। जैसे अभी इतना बड़ा चिप्स का पॉकेट होता है, ठीक है ना, चिप्स का पॉकेट होता है, वो आपके बैग में रहता है, आपके जेब में रहता है, ठीक है, बट खाने के बाद वो क्यों नहीं रख सकते आप, ठीक है, वो फेंक देते हो, कहीं भी फेंक देते हो। फेंको ना, फेंकने के लिए रखे है ना, डस्टबिन रखे। चॉकलेट खाते हो, खाने तक जेब में रहते हो, ठीक है, खाना हो गया कि बैग के बाहर, ऐसे क्यों? वो तो अभी खाने के बाद तो चॉकलेट तो मुंह में गया, और रैपर तो बिल्कुल छोटा है ना, वो आप बराबर एक जगह पे डिस्पोज कर सकते हो। अभी आप हो सकता है हम बोलने के बाद आप सुधर जाए, या तो और एक आधे घंटे बाद आपका असर चला जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब अभी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी प्रवचन नहीं देंगे ज़्यादा, जो भी क्यों तो एनवायरमेंट हमारा है और आगे की पीढ़ी भी आने वाली हमारी है, ठीक है। अभी भले ही आप अभी छोटे हो, कुछ दिनों के बाद आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होगा, अगर आप ही एनवायरमेंट पूरा खराब करके रख देंगे तो फिर वो कैसे जिएंगे वो, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। चलो ज़्यादा प्रवचन नहीं देंगे। चलो नेक्स्ट है क्या, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अवर एनवायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक का यूज बैन कर देना है। तो प्लास्टिक यूज कम से कम करना। देखो बहुत सी चीजें कि बिना प्लास्टिक से होती नहीं, जैसे दुकान में कपड़ा रखना है या तो कुछ लाना है, कुछ रखना है, तो उसके लिए जो कंपलसरी है वहां पे प्लास्टिक यूज करना, ये वो करेंगे ना, उसको इसके ऊपर बैन नहीं है। बट जहाँ पे जरूरत ही नहीं है, जैसे मार्केट में जा रहे हैं, घर से थैला लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, या तो आपका लेके नहीं जाएंगे कुछ, वहां पे जाके बोलेंगे दुकान भाई प्लास्टिक में डाल के दे, ठीक है। इससे क्या होगा, लाएंगे और घर में फिर बाहर फेंक देंगे
है कचरे की तरह, वो क्या होता है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब क्या होता है कि अर्थ में वो मतलब नष्ट नहीं होता है, वो ऐसे ही रहता है सालों साल, पीढ़ी पीढ़ी तक वो वहीं पे वैसे ही रहता है, प्लास्टिक खराब नहीं होता। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी हानि होती है, सब पता है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि आपको क्या करना है, आपके एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना है, मतलब क्या करना है, संरक्षित करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है या तो कम से कम करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। मतलब जो कीटकनाशक यूज करते हैं ना, जैसे खेती में ये सारा ज्यादा होता है, ठीक है। तो अभी पहले ये बता देते हैं कि ये पोल्यूशन कौन से है, तो ठीक है। अभी देखो पोल्यूशन कौन से, एक एयर पोल्यूशन है, जो वातावरण हवा में क्या होती है, गैसेज छोड़ती है, जैसे कंपनी वगैरह होती है, उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन मतलब जैसे पानी में इंडस्ट्री क्या करती है, केमिकल छोड़ देती है या तो वेस्टेज छोड़ देती है अपना, जैसे नदी है, समुद्र है, उसमें समुद्र नहीं कहेंगे, नदी से समुद्र में जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन करते हैं, मतलब पानी खराब हो जाना। सॉइल पोल्यूशन मतलब क्या होता है, आपकी जो जमीन है, जैसे अभी फर्टिलाइजर यूज करेंगे ज्यादा का, तो उसके कारण क्या होता है, सॉइल का पोल्यूशन होता है। और नॉइज पोल्यूशन मतलब ये एटमॉस्फेयर में आवाज बढ़ाते हैं, मतलब आप ही को उसका प्रॉब्लम होता है, उसको क्या कहते हैं, नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन के क्या है, बेसिक 4 टाइप है, उसके भी सब टाइप बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी आप ही पूछा है कि अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो वो मतलब उसका कारण क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है कि आपका सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। ज्यादा अगर फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो एक दिन ऐसे आएगा कि आपके जमीन में मतलब बंजर बन जाएंगी, वहां पे कुछ उगाएगा नहीं, मतलब उगेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश करेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, नेक्स्ट है, व्हेन वी फॉलो 3 R's मेथड इन आवर डे टू डे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी कैन कंट्रोल यूज अप। अभी देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि 3R मतलब क्या होता है, ठीक है। 3R का मतलब क्या होता है, एक प्लास्टिक उदाहरण पकड़िए, उसमें कभी कभी पेपर भी आता है, ठीक है। प्लास्टिक कंसीडर कर लीजिए। 3R का मतलब देखो, ये पहला R, ये दूसरा R, ये तीसरा R, ठीक है। इसके पहले भी हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ऐसी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी प्लास्टिक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, उसका यूज रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करना है। जैसे मार्केट जा रहे हैं, खुद के घर से आपकी पर्स लेके जाओ, खुद के घर से पर्स लेके जाओ, पॉकेट लेके जाओ, जो भी लेके जाओ जिससे आप मतलब कुछ खरीद के ला सके। तो उसके कारण क्या होगा, कम से कम प्लास्टिक यूज होगा। उसके बाद क्या करना है, रीयूज करना है। क्या करना है, रीयूज मतलब और से यूज करना है। जैसे अभी पार्सल अभी प्लास्टिक का डब्बा लाए, जैसे खाना खाने के होटल, वहां से भी वो पैक करके देते ना, वो टिप मतलब वो घर में लेके आए, कंटेनर कहेंगे प्लास्टिक का वगैरह, तो उसको हो गया यूज करके, तो फेंक नहीं देना है, फेंक नहीं देना है उसको। जब तक होता है तब तक और से धो के यूज करो, और से धो के यूज करो। जिस दिन लगेगा ये आपको कि खराब हो गया, तब क्या करना है, आपको रिसाइकल कर देना है। रिसाइकल कर देना है मतलब क्या, जो भंगार वाला है उसको बेच देना है, ठीक है। अभी भले ही आपको शर्म आती होंगी, क्या 2 रुपये के लिए बेचना है, तो फ्री में दे दो उसको। मतलब क्या होगा कि वो जो प्लास्टिक है वो कहाँ जाएगा, भंगार वाले के पास जाएगा, जो मेन है वो भंगार वाला क्या करेगा, जो प्लास्टिक की कंपनी, उसको मतलब क्या होगा कि हमारे एनवायरमेंट में नहीं फैलेगा वो, एनवायरमेंट में नहीं। बहुत सारे लोग है ना भंगार बेचते नहीं, भंगार मतलब जो वेस्टेज पार्ट होते हैं, जैसे मतलब लोहे का हो, प्लास्टिक का, जो भी हो, क्यों, तो शर्म आती है वो में बेचने में। अरे शर्म आती है तो जो भंगार वाला था उसको फ्री में दे दो ना। अगर आपको 2-4 रुपया लेने में शर्म आती है तो फ्री में दे दो, बट इधर उधर फेंको मत, ठीक है। ऐसा हमारा कहना है। तो ये क्या है, 3R का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे वही पूछा था कि हम डेली के लाइफ में अगर 3R का यूज करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में या तो डेली के लाइफ में, तो उसके कारण क्या होगा कि नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। मतलब हम अपनी सृष्टि को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज और डिस्ट्रॉय आर कर। अभी देखो जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्लास्टिक क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, पहले बोला डिकम्पोज मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। जैसे मतलब कैसे कि जमीन पे गिर के आया तो डाल के रख देंगे तो जमीन में मिल जाने को ना, उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय या तो डिकम्पोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोज। वो क्या होता है, आपके सॉइल में या तो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। मतलब हम भी मतलब हम मतलब हमारा शरीर भी अगर गाड़ देंगे जमीन में तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। बट प्लास्टिक डालेंगे तो कितने साल तक वैसे ही रहता है, उसको कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे वही पूछा है कि जो सब्सटेंस डिकम्पोज होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा है। तो उसे क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं होता है प्लास्टिक जैसा, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, द मेथड 3R मेथड विच इज यूज टू प्रिवेंट द एनवायरमेंट इंक्लूड।
यहाँ पे पूछा है कि 3R का मतलब क्या होता है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या तो बचा सकते हैं। मैंने इसके पहले भी बोला 3R मतलब क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो आपको क्या करना है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, इंग्लिश में ध्यान में रखना है। क्या करना है, रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करना है, उसको रीयूज करना है मतलब और से उसका यूज करना है, और जैसे ही खत्म हो जाता है, अभी खराब हो गया तो आपको क्या करना है, रिसाइकल यानी कि भंगार वाले को दे देना है, या तो जो जहाँ पे भी यहाँ पे रिसाइकल होता है वहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पूरे क्वेश्चन क्या होते हैं, ये चैप्टर के खत्म होते हैं। यानी कि ये जो छठा चैप्टर था ओशी यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसके भी ये पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो हमने यहाँ पे भी झंडा लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास को रोक देते और बाकी क्वेश्चन या तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके बाद का नेक्स्ट कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।